नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में ना हमने अपना संधिगत रोग जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, अपना वर्तमगत रोग शुरू करेंगे। वर्तमगत रोग जो होते हैं वो 21 होते हैं। वर्तम मतलब पलक, जो आपके ये जो आईलिड वाला रीजन है, इसको हम वर्तम कहते हैं। तो इसके अंदर जो रोग होते हैं वो हम कहेंगे वर्तमगत रोग। इनकी संख्या 21 है। क्योंकि संख्या 21 है तो क्या होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, तो एक वीडियो के अंदर ये आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। यह उसकी पहली वीडियो है, पहले पार्ट की वीडियो है, ठीक है। तो हम, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी किया था, हम सबसे पहले नाम याद करेंगे। हमें 5 चीज़ें याद करनी होती हैं। पहले हम नाम याद करेंगे, फिर हम देखेंगे उसमें क्या दोष है, फिर हम देखेंगे कि साध्यता क्या है, और फिर हम उसका चिकित्सा सूत्र देखेंगे, और आखिरी में फिर हम उसको जो है उसके लक्षण जो है वो बाय श्लोक, वर्ड टू वर्ड मीनिंग हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है मैं शुरू करता हूँ अपना वर्तमगत रोग, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। चलो तो फिर हम जो है वो अपना वर्तमगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो वर्तमगत रोगों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है? 21 होती है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि वरुण को मिली 1 किस, ठीक है। तो वरुण को मिली 1 किस, तो वरुण से वर्तमगत, और 1 किस मतलब 21, ठीक है। तो अब हम जो है इस पूरे को, जितने भी नाम हैं, है ना, और जो आपकी दोष हैं, साध्यता है और चिकित्सा है, वो सारा कुछ हम इसी टेबल से याद करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम याप्य से स्टार्ट करते हैं। तो याप्य में याद करने की क्या ट्रिक है कि यह पक्षी के 3 पंख, तो यह जो पक्षी है इसके 3 पंख हैं, तो यह मतलब याप्य पक्षी से पक्ष को 3 से त्रिदोष, ठीक है। हमको इसके बारे में सब पता लग गया, ठीक है, कि यह पक्षी के क्या है, 3 पंख। तो इससे हमें ये सारा का सारा याद हो जाता है, नाम याद हो जाता है हमें, उसके बाद उसका दोष याद हो जाता है, और उसके बाद उसका वो भी याद हो जाता है कि ये याप्य है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं यहाँ पर असाध्य जो है। अब हम असाध्य के 3 होते हैं, इसको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। वानर, तो वा न र, तो व से वाथत, न से तुम्हारा निमेश, और र से रक्ताश, ठीक। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, वाथत में वात आ रही है तो ये वात दोष हो गया। निमेश में वात होता है, कैसे याद रखोगे? निमेश को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो आई जो है बहुत ब्लिंक बहुत तेजी से करती है। अब क्योंकि आई बहुत तेजी से ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब उसमें वात प्रधान है, तो इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। समझ के, थोड़ा सा हर चीज़ में ट्रिक नहीं हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो निमेश में क्या है कि आई बहुत तेजी से ब्लिंक करती है, तो इसका मतलब उसमें वात हो गया। रक्ताश में रक्त आ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो नाम याद हो गए, दोष याद हो गए, साध्यता याद हो गई, तो ये असाध्य, तो इसकी चिकित्सा तो होगी नहीं, खत्म। तो ये हमें सब कुछ यहाँ पर हमें याद हो गया, ठीक है। अब आओ जरा साध्य पे। तो हमारे साध्य कितने होते हैं? 17 होते हैं। ये 3 थे, ये 1 था, ये 17 हो गए, ठीक है। अब इसको हमने 2 में बांटा, अशस्त्रकृत और शस्त्रकृत, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अशस्त्रकृत को पढ़ लेते हैं। अशस्त्रकृत को हम कैसे करेंगे के आर, के से जितने भी क्लिन्न वर्ण हैं, तो प्रक्लिन्न, और ये है प्रक्लिन्न और अप्रक्लिन्न, ठीक है। तो क्लिन्न वाले जितने भी हैं, तो क्लिन्न मतलब के, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्रक्लिन्न और अप्रक्लिन्न, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रक्लिन्न का है उसका कफ है, और जो इसका है अप्रक्लिन्न उसका है रक्त, ठीक है। तो ठीक है, इसको हमने के आर से याद कर लिया। जब भी तुम्हारे पास आए कि अप्रक्लिन्न को मतलब बताओ, तो तुम बस के आर से याद रखना। के मतलब क्लिन्न, तो प्रक्लिन्न और अप्रक्लिन्न। फिर अगला वाला जो के होगा वो कफ दोष का होगा, और अगला वाला जो होगा वो रक्त दोष होगा। तो इसको तुम के आर से ऐसे याद रख सकते हो। फिर अब आ जाते हैं शस्त्रकृत। शस्त्रकृत के हो गए कितने? 15, ठीक है। इसे कैसे याद रखोगे? इसके जो होते हैं छेदन के 3, भेदन के 3, लेखन के जो 9 होते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का मैं आपको बहुत बेहतरीन जो है ट्रिक बताता हूँ। देखो, जो छेदन है, देखो एक मैच चल रहा था, मैच में आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए था, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये आस का छक्का है, ठीक है। ये इस छक्के में बहुत लोगों की आस लगी हुई है, अगर इस आखिरी बॉल पे सिक्सर लग जाएगा तो मैच जीत जाएंगे। तो आस का छक्का, ठीक है। यहाँ में छक्के की आस थी, तो क्या हो गया, अ से अर्शोरवर्त्म, फिर अगले वाले ए से अर्बुद, और एस से शुष्काश, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए। अब छक्का मतलब सिक्सर का आधा करो। तो देखो, पहली बात तो छक्के से याद रखो छेदन, इसमें क्या होगा, छेदन। तो आज का छक्का, आज से तुमने नाम याद कर लिए, छक्का से तुमने छेदन याद कर लिया। अब ये जो होते हैं ना, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये कैसे याद रखोगे? छक्के का आधा करो 3, छक्के का आधा कितना होता है? 3, और तो इसके जो दोष हैं वो त्रिदोषी हैं। दोष याद करने की क्या ट्रिक है कि आज के छक्के में छक्के का आधा कर दो 3 मतलब तीनों ये त्रिदोष हैं, अर्शोरवर्त, वर्तमर्बुद और शुष्काश, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। अब हम बात करते हैं भेदन की। तो अब भेदन कैसे याद रखोगे? भेदन में इसकी संख्या है, इसकी भी 3 संख्या है। इसको ऐसे याद रखोगे, लव का भेद खुला। इसको कैसे याद रखोगे? लव का भेद खुला। इसको तुम ऐसे याद रखोगे कि लगन जो था, एक लड़का था, ठीक है, उसने काले कपड़े पहने हुए थे, और वो जो है अंजन अनामिका को, जो कि लाल कलर के कपड़े पहनी हुई थी, उसको प्रपोज किया उसने बिस देकर। बिस मतलब जानते हो, लोटस, है ना।
तो वो और कितने बिस दिए थे, 3 बिस दिए थे। तो याद हो गया कि लगन ने काले कपड़े पहने थे, काले से कफ याद कर सकते हो। अंजनामिका ने कैसे कपड़े पहने हुए थे, लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। और लगन ने जो है, जो लड़का था, उसने अंजनामिका को 3 बिस देकर उसको क्या कह दिया, उसे प्रपोज मार दिया। ठीक है, तो ये तुम्हें ऐसे याद हो गए। अब सबके तुम्हें देखो नाम याद हो गए, उसके बाद तुम्हें उसके दोष याद हो गए, उसके बाद तुम्हें उसकी क्या याद हो गई, साध्य साध्यता, क्योंकि ये साध्य हैं। ठीक है, साध्य हैं। और उसके बाद चिकित्सा क्या होगी, इसकी भेदन होगी। ठीक है, तो तुम्हें चारों चीजें इसकी याद हो गई, लगन, अंजनामिका और बिस्वर्त। ठीक है, अब इसके बाद इस पे आ जाओ लेखन पे। लेखन कितने होते हैं, 9। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, देखो पोकू बवासीर, पोकू को क्या हो गया था, बवासीर हो गया था। वो काका के पास गया और काका ने उसको, लेकिन काका ने उसे धोखा दे दिया और काका ने उसे विष दे दिया। तो पोकू को बवासीर हुआ, वो काका के पास गया और काका ने उसे विष दे दिया। ठीक है, याद करते हैं। पो से पोतकी, क से तुम्हारा कुंभिक और ऊ से तुम्हारा उत्संगिनी। इसमें पो कू में शब्द तो 2 हैं, लेकिन ऊ की मात्रा से हमने एक बनाया है। तो प से तुम्हारा पोतकी, क से तुम्हारा कुंभिक और क से तुम्हारा, ऊ से जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, ऊ से तुम्हारा हो गया उत्संगिनी। अब हम बात करते हैं कि बवासीर। अब ब से तुम्हारा बहल वर्त, व से तुम्हारा है वर्त में शर्करा, और जो सी है ना, उसी से तुम शर्करा याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बंद भी आएगा अभी। तो पहले तुम्हारा वर्त में शर्करा है। ठीक है, वर्त में शर्करा। तो बवासीर से तुम्हें 2 याद करने हैं, ब से बहल वर्त और व से तुम्हारा क्या है, वर्त में शर्करा। तो सी है ना, तो वर्त में शर्करा। ठीक, उसके बाद का, तो क से क्लिष्ट वर्तम और अगले वाले से वर्तम करदम। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वी से और विष। तो वी से तुम्हारा वर्तम बंद हो गया और श से तुम्हारा शाव वर्तम हो गया। तो कैसे याद रखोगे कि पोकू को बवासीर हो गया, वो काका के पास गया और काका ने उसको क्या दे दिया, विष दे दिया। अब इसके देखो दोष कैसे याद रखने हैं, सबके त्रिदोष हैं। ठीक है, केवल 2 को छोड़ के, एक है तुम्हारा पोतकी, एक है तुम्हारा क्लिष्ट वर्ण। ठीक है, कैसे याद रखोगे, पोतकी से ऐसे याद रखो कि पोतकी मतलब पोथा, पोथी कोई चीज़ होती है भारी होती है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा। और जो तुम्हारा क्लिष्ट वर्ण में, क्लिष्ट मतलब कहीं पर भी क्लेश हो गया, क्लेश हो गया, तो कहीं पर भी क्लेश होता है तो वहाँ पर जरूरी कोई ना कोई खून खराबा होता है और वहाँ से रक्त निकल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे तुमने याद कर लिया कि जो लेखन के हैं, ये तुम्हारे पोकू को बवासीर हो गया, वो काका के पास गया और काका ने उसको विष दे दिया, उसने तुमने ये सारे के सारे याद कर लिए। सबके त्रिदोष हैं, केवल 2 को छोड़ के, पोतकी और क्लिष्ट वर्ण। पोतकी क्या, पोथा मतलब कुछ भारी भारी सी चीज़, तो कफ हो जाएगा। और क्लिष्ट मतलब यहाँ पर भी क्लेश हो जाती है, वहाँ पर जरूर रक्त बहता है, इसलिए ये तुमने ये ऐसे हो जाता है ना, हमने याद कर लिया। तो ये नाउ अब मतलब अब हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा टेबल जो है यहाँ पर हमने याद कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, है ना, अपने एक एक शब्द का हम जो है मीनिंग जो है अब समझेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो तो फिर अपना जो है वो उत्संगनी से शुरू करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, है ना, और मतलब समझे क्या है। आभ्यंतरमुखी बाह्य उत्संगे अधोवर्तमनश्चया विज्ञेयो उत्संगिनी नाम तदरूप पीड़िका अचिता। माने आभ्यंतरमुखी, ऐसी पीड़िका या ऐसी फुंसी या ऐसी गांठ जिसका मुख जो है वो अंदर की तरफ हो। बाह्य उत्संगे, बाह्य मतलब बाहर की तरफ, उत्संगे मतलब उठी हुई हो, जो बाहर की तरफ उठी हुई हो। और अधोवर्तन मतलब कौन से, अधोवर्त मतलब जो नीचे वाला वर्तन है ना, उस पर हो, अधोवर्तन पर हो। या मतलब जो विज्ञेयो मतलब जानी जाती है, उत्संगिनी मतलब उत्संगिनी नाम से, उसे क्या कहते हैं, उत्संगिनी नाम से जानी जाती है। तदरूप पीड़िका अचिता, तदरूप मतलब उसके समान रूप वाली, पीड़िका मतलब फुंसी या गांठ, अचिता मतलब उससे घिरी हुई या भरी हुई या उससे युक्त या गांठ, है ना, या उससे व्याप्त होती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसी पीड़िका जिसका मुख जो है वो अंदर की तरफ हो और बाहर की तरफ उठी हुई हो और अधोवर्तन पर हो, उसको किस नाम से जाना जाता है, उत्संगिनी नाम से जाना जाता है। और एक या अनेक पीड़िकाओं से घिरी हुई या व्याप्त हो, है ना। अचिता का मतलब क्या हुआ, घिरी हुई पीड़िका या व्याप्त, है ना, घिरी हुई या व्याप्त पीड़िका को उत्संगिनी कहते हैं, एक या अनेक पीड़िकाओं से। ठीक है, अब देख लो, अधोवर्तन के उत्संग में तथा वर्तन के भीतर मुख वाली किंतु बाहर की ओर उठी हुई, बाह्य उत्संगे अधोवर्तना। ठीक है, और उठी हुई या उभरी हुई तथा तदरूप एक या अनेक पीड़िकाओं से घिरी हुई पीड़िका को उत्संगिनी नाम समझो। ठीक है, ये तुम्हारा उत्संगिनी यहाँ पर हो जाता है। अब उसके बाद हम अपना जो है वो आते हैं कुंभिक पीड़िका पर। कुंभिक पीड़िका का मतलब क्या हुआ, कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका यास्तु वर्तमजा आजमापयंती भिन्नाया कुंभिक पीड़िका अस्तुता। माने क्या हुआ, कुंभिक बीज प्रतिमा मतलब समान या सिमिलर टू, पीड़िका मतलब जो पीड़िका है, आपकी फुंसी है, जो गांठ है, यह और तू, तो यह मतलब जो और तू मतलब निश्चित रूप से, वर्तम मतलब जो आपकी पलक है, और जा मतलब उत्पन्न। तो ऐसी पीड़िका जो आपके वर्तन पर जो है उत्पन्न होती है और कैसी दिखने में होती है, कुंभिक बीज के समान जो होती है वो दिखने में होती है। आजमापयंती, आजमापयंती का मतलब होता है फूलना या फूलने के, फूल जाती है ना। आजमापयंती का क्या मतलब होता है, फूलना। और भिन्ना मतलब क्या होता है, फूट जाती है। ठीक है, तो जो फूटने के बाद भी पुनः जो है वो हो जाती है, फूल जाती है। यह मतलब जो कुंभिक पीड़िका मतलब
कुंभिक पीड़िका से जानी जाती है। और तू मतलब जो है इसमें वो आ गया तुम्हारा निश्चित रूप से, और ता मतलब वे, ठीक है। तो वहाँ पे वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया। तो कुंभिक पीड़िका, कुंभिक बीज प्रतिमा पीड़िका यास्तु वर्तनुजा आत्मापयंती भिन्ना या कुंभिक पीड़िका अस्तुता। तो आत्मापयंती का मतलब फूल जाती है, भिन्ना मतलब कि क्या कहते हैं कि फूटने के बाद, भिन्ना मतलब फूटना, फूटने के बाद वो पुनः जो है वो फूल जाती है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, इसको मतलब पहचानने के दो तरीके हैं, एक तो वो कुंभिक बीज के समान होनी चाहिए और दूसरी कि फूटने के बाद पुनः फूल जाए, उसे हम कुंभिक पीड़िका कहेंगे। आ जाओ देख लो, कुंभिक के बीज के स्वरूप की वर्त प्रदेश में उत्पन्न पीड़िकाएं जो कि फूटने के बाद पुनः फूल जाती हैं। आत्मापयंती भिन्नायाः, ठीक है। फूटने के बाद, भिन्ना मतलब फूटने के बाद, और आत्मापयंती का मतलब होता है फूल जाती है। तो फूटने के बाद पुनः जो फूल जाती है उसे कुंभिक पीड़िका कहते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक तो कुंभी के बीच के सब, कुंभी के बीच के स्वरूप की होगी और फूटने के बाद जो है तुम्हारी तो पुनः जो है वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कुंभिक पीड़िका, है ना। अब इस पर आ जाओ, पोथ की स्रविण्या मतलब श्राव, स्रविण्या कंडरो गुर्वयो रक्त सरसप्सन्निभा पीड़िकाश्च रुजावत्या पोथक कहती संहिता, है ना। मतलब क्या हुआ, स्रविण्या मतलब श्राव करती है, कंडुरा मतलब कंडू होता है, गुर्वो मतलब गुरु मतलब भारी होती है, ठीक है। रक्त सरसप्सन्निभा, रक्त मतलब कैसी, लाल सरसों की, सन्निभा मतलब समान दिखने वाली, ठीक है। पीड़िकाश्च, पीड़िका मतलब जो गांठ होती है, और च मतलब और, रुजावत, ठीक है। तो रुजा मतलब वेदना, वत मतलब युक्त, पोथक क्या मतलब पोथकी, इति मतलब जानी जाती है, संगीता मतलब संज्ञा से, मतलब उसको पोथकी नामक संज्ञा दी जाती है, ठीक है। वर्त प्रदेश में लाल सरसों, रक्त सरसप सन्निभा, वर्त प्रदेश में लाल सरसों के स्वरूप वाली पीड़िका उत्पन्न होती है, उसमें से स्राव बहता है, ठीक है, स्रविण्या बहता है, तथा वे कंडू मतलब खुजली, गुर्वयो मतलब भारीपन, और पीड़ा मतलब रुजावत से युक्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोथकी कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा पोथकी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपने आ जाते हैं किसके ऊपर, वर्त्म शर्करा पे ऊपर। तो वर्त शर्करा में क्या है, पीड़िका भी, सुसूक्ष्मा भी, घना भी, अभिसमृता, पीड़िकाया खरा स्थूला सा गया वर्त्म शर्करा, माने पीड़िका भी। तो पीड़िका का मतलब यहाँ पर हो गया तुम्हारी फुंसी या गांठ, भी अभी मतलब का तुम्हारा हो गया द्वारा या से, सुसूक्ष्मा भी, सु मतलब अत्यधिक, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी छोटी, घना भी कैसी होंगी, घनी घनी होंगी, अभिसमृता, अभी मतलब पूर्ण रूप से, और समृता मतलब ढकी हुई होती हैं, जो पूर्ण रूप से ढकी हुई होती हैं। या फिर पीड़िका या खरा स्थूला, या फिर एक पीड़िका होगी जो खर होगी और स्थूल होगी, सा मतलब वह, गया मतलब जानी जाती है, वर्त्म शर्करा। देखो, वर्त प्रदेश में खर एवं स्थूल एक पीड़िका या अन्य सूक्ष्म तथा घना भी पीड़िकाओं से व्याप्त मतलब अभिसमृता मतलब या तो ढकी हुई होती है या व्याप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्त्म शर्करा कहते हैं। तो पीड़िका भी, सुसूक्ष्मा भी, घना भी, अभिसमृता, ठीक है। पीड़िका या खरा स्थूला सा गया वर्त्म शर्करा, ठीक है। तो ये आपका वर्त्म शर्करा हो जाता है। अब हम इसको आगे आते हैं। आगे है आपका अर्शोर वर्त। इसको कैसे याद रखोगे, एरवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना सूक्ष्म खराश वर्त्म स्थत तत् अर्शोर वर्तम किंत इत्यर्थे, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। जो कि क्या होगा, एरवारू बीज प्रतिमा, जो कि एरवारू के बीज की प्रतिमा मतलब समान या सिमिलर, जो एरवारू बीज के सिमिलर होगा पीड़िका, तो जो पीड़िका एरवारू बीज के समान होगी और उसमें मंद वेदना होगी, कैसी वेदना होगी, मंद वेदना होगी, जो सूक्ष्म होगी, छोटी होगी, खराश होगी मतलब खर होगी, और क्या होगा, वर्त स्थान में स्थित होगी, तत् मतलब वे, है ना, और क्या होगा, अर्शोर्वर्त्म, उसे क्या कहेंगे, अर्शोर्वर्त्म, और कित्यर्थे मतलब जानी जाती है। तो वर्त प्रदेश में ककड़ी के बीज के समान की मंद वेदना युक्त सूक्ष्म तथा खर पीड़िकाएं जो उत्पन्न होती हैं उसे अर्शोर्वर्त्म कहते हैं। तो ठीक है, एरवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना सूक्ष्म खराश वर्त्म स्थान में स्थित तत्व अर्शोर्वर्त्म किंत इत्यर्थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि वर्त प्रदेश में एरवारू बीज ककड़ी के बीज के समान की पीड़िका, उसे मंद वेदना होती है, सूक्ष्म होती है, खर होती है, वर्त प्रदेश में स्थित होती है, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, अर्शोर्वर्त्म के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ इसमें जरा, दीर्घ अंकुरो खरा स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभव व्याधिरेशा समाख्याता शुष्कार्षति संहिता। शुष्कार्ष क्या है, दीर्घ अंकुरो, ठीक है। तो जिसके जो अंकुर दीर्घ अंकुर के जैसे होते हैं, लंबे लंबे अंकुर
के सदृश। खरा मतलब खर होती है, स्तब्धो मतलब क्या होता है कठोर, ठीक है। दारुण मतलब क्या होती है उसमें अत्यधिक कष्टदायक, है ना। और वर्त मतलब जो कि पलक, और संभव मतलब उत्पन्न होती है। तो वर्त प्रदेश में मतलब पलक वाले प्रदेश में, वर्त प्रदेश में उत्पन्न लंबे लंबे अंकुर, दीर्घ अंकुरों कैसे होते हैं, खर होते हैं। स्तब्ध मतलब कठोर होते हैं और दारुणों मतलब कठोर होते हैं। वर्त मतलब वर्त प्रदेश में और संभव मतलब उत्पन्न होते हैं, तो वर्त प्रदेश में ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वर्त प्रदेश में उत्पन्न मतलब वर्त में संभव। व्याधिर एषा, व्याधिर मतलब व्याधि मतलब रोग, एषा मतलब यह, समाख्याता मतलब इस नाम से जानी जाती है। शुष्क अर्श किस नाम से, शुष्क अर्श के नाम से इसे जाना जाता है, इति संज्ञितः। तो वर्त प्रदेश में उत्पन्न लंबे लंबे अंकुर, सदृश, खर, स्तब्ध और अति कष्टदायक विकार को क्या कहते हैं, शुष्क अर्श कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला आ जाओ, क्या है तुम्हारा अंजन नामिका। क्या है, दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा मृदवी मंदरुजा सूक्ष्म गेय स अंजन नामिका, ठीक है। क्या होगा, अंजन नामिका में दाह होगा, तोद होगी, ठीक है। वती, तो वती मतलब युक्त जो होती है, तो क्या होगा कि दाह और तोद से वो युक्त होगी। ताम्रा मतलब ताम्र कलर की होगी, पीड़िका ऐसी पीड़िका जो दाह और तोद से युक्त हो, ताम्र कलर की हो। और वर्त्म संभवा, वर्त मतलब वर्त प्रदेश में, संभवा मतलब उत्पन्न होती है। और कैसी होती है, मृदुवी मतलब मृदु होती है। मंद रुजा, रुजा कैसी होती है, मंद रुजा उसमें होती है ना। और सूक्ष्म होती है। गिया मतलब जानी जाती है, सा मतलब वह, अंजन नामिका, तो वो किस नाम से जानी जाती है, अंजन नामिका से जानी जाती है। वर्ण प्रदेश में उत्पन्न पीड़िकाएं जिसमें दाह सुई चुभने की सी पीड़ा होती है, तथा वर्त्म तथा वर्ण में कैसी होती है, ताम्र कलर की होती है, देखो ताम्रा। स्पर्श में मृदु, ठीक है। अल्प पीड़ा मतलब मंदरुजा, और सूक्ष्म होती है, उसके सूक्ष्म स्वरूप की हो उसे अंजन नामिका कहते हैं, ठीक है। फिर उसका आ जाओ बहल वर्ण। बहल वर्ण क्या है, वर्तम उपचीयते यस्य पीड़िका भी समन्ताद सवर्णा भी समाभिष्ट विद्यात बहल वर्ण तत्, ठीक है। अब क्या है, वर्तम उपचीयते माने वर्त प्रदेश में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यस्य मतलब जिसका, पीड़िका मतलब जो पीड़िकाएं होती हैं, भी मतलब द्वारा, समन्ता मतलब चारों ओर से। माने वर्ण प्रदेश में चारों ओर से जो पीड़िका मतलब बढ़ जाती है, इसे देखो बहल का मतलब होता है मोटी। आप खुद सोचो कि क्या होगा, बहल वर्त मतलब एक तरीके से मोटी पलक सी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा कि वर्ण प्रदेश में उपचीयते मतलब बढ़ जाती है। यस मतलब जिसका, पीड़िका मतलब जो आपकी पीड़िका फुंसी या गांठ होती है, और अभी मतलब द्वारा या हाँ, तो पीड़िका भी, तो जो और संबंध मतलब चारों ओर से, जो चारों ओर से वर्ण प्रदेश में या जिसकी वर्ण जो है वो चारों तरफ से पीड़िकाओं के द्वारा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो क्या होगा, सवर्णा भी, उसका जो वर्ण होगा त्वचा के समान होगा। और समावेश वो कैसी होगी, समान आकार की होगी, एक समान आकार की पीड़िकाएं। विद्यात मतलब जानना चाहिए, बहल वर्त मतलब उसे, बहल वर्त और तत् मतलब वह। तो क्या हो गया, उसको आप क्या करोगे, बहल वर्तम से जो है आपको उसे जानना चाहिए। तो वर्तम उपचीयते यस पीड़िका भी समन्ताद, तो क्या होगा इसका मतलब कि वर्त प्रदेश में जो वर्त प्रदेश उपचीयते मतलब बढ़ जाती है, यस मतलब जिसका, पीड़िका मतलब जो फुंसी गांठ है, और अभी मतलब द्वारा, और समन्ताद मतलब चारों ओर से। तो जो चारों ओर से जो जिसकी पीड़िका, जिसके वर्ण प्रदेश में चारों ओर से पीड़िका जो है, या पीड़िकाओं के द्वारा जो है, पीड़िकाओं से जो है वो उपचीयते मतलब बढ़ जाती है। और उसका वर्ण क्या होता है, सवर्णाभि त्वचा के समान वर्ण वाला, और समाभेश मतलब समान, वो आकृति जो होती है इसकी समान होती है। विद्यात मतलब जानना चाहिए, बहल वर्ण तत् मतलब उसे बहल वर्ण जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है आपके ये सारे 8 करवा दिए हैं, बाकी के जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने अपना 8 जो है वो वर्णगत रोग जो है वो ख़त्म कर दिए हैं बहल वर्ण तक, क्योंकि अब वीडियो जो है वो बड़ी बन रही थी, इस वजह से इसको मैंने अब आगे अभी स्टॉप किया है। अब जो है बाकी के जो होंगे वो हम अपने जो है पार्ट नंबर 2 पर जो आएगी उसमें डालेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार रिवाइज करना, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग कोशिश करना कि वर्ड टू वर्ड से आप उसका मीनिंग निकालो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फिर, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं ना।